काफ़ी जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो वाकई बड़े इनोसेंट हैं, हकीकत बात। जिनके पीछे स्टोरीज हैं, जो ग्रास रूट लेवल से मेहनत करते हैं, जिनकी वर्थ होती है, उनको मैंने दिखाने का आगाज किया और ये अल्हम्दुलिल्लाह आजाज मुझे हासिल है। कुछ हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं यार आपकी मौजें लगी हुई हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कैसे? कहते हैं जिसको मर्जी डांट देते हैं, उससे काम करवाते हैं। मैंने कहा कि आप जो है ना ज़ाहिर ही देखते हैं, अगर आपको बातनी का पता चल जाए तो आप इसके करीब भी ना जाए। जितने भी अदारे हैं, जितने भी नेशनल चैनल हैं, सारे इतना जो बिजनेस कलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? सहाफ़ी को क्या दे रहे हैं? क्या आप अपना नाम यूज कर रहे हैं? आप तो बड़े शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ शहरों, कराची बैठकर आप न्यूज सबमिट करते हैं, लेकिन जो कलेक्ट कर रहा होता है, जो फेस कर रहा होता है, जिसको चैलेंजेस दरपेश हैं, इट्स हाईली डिफिकल्ट टू प्रमोट हिम। काम सहाफ़ी करता है सर, काम जो करता है उसको उसकी पेमेंट नहीं मिलती और उसकी जान को भी 24 घंटे खतरा है। और जो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, बैठे हैं एसी में, बैठे हैं रूमों में, ऑफिस में बैठे हैं, देखिए वो सारा कुछ ये ज्यादा। फूड अथॉरिटी क्या कर रही है? आपके पास नाकस दूध आ रहा है, हाँ बिल्कुल, आपके पास नाकस पानी आ रहा है, आपके पास हर चीज में अडल्ट्रेशन है। फूड अथॉरिटी क्या कर रही है? अगर एक सहाफ़ी मेरे जैसा, आप जैसा उसके ऊपर लिख देता है, क्या होगा हमारे साथ? जानते हैं? हकीकत पता है ना हमें। फिर बेचारा सहाफ़ी डेरों की सहाफत नहीं करेगा तो क्या करेगा? उन्होंने मेरे बाद 2 शादियां की है, मैंने कभी इनकार नहीं किया, कभी उन्हें बुरा नहीं कहा, कभी गलत नहीं कहा। अच्छा। मेरे साथ, मेरी मौजूदगी में, मेरी ही पेशेंट के साथ उन्होंने शादी की थी, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो शादी अनफॉर्चुनेटली उनकी चली 3 माह, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो तो वो उनके अपने जाती थे, उन्होंने तो शौक पूरा कर लिया, शौक पूरा किया। और अच्छा, एक चीज का मुझे प्राउड है मुबशर पे एज ए वाइफ। जब उन्होंने सिलेक्शन की कराची में लड़की की, तो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि मुझे खुशी हुई कि मेरे शोहर ने अगर कोई बंदा सिलेक्ट किया तो एक परफेक्ट लड़की, इतनी टॉलेस्ट, इतनी खूबसूरत, इतनी यंग। और अब का जो उनका इंतखाब है उस पे मुझे बहुत दुख है। मेरी अबीहा ये मुबशर ने शादी की, तकरीबन 20-25 दिन बहुत रोई। उसको रोता देख के मैं अक्सर टूट जाती थी। टूट जाता। तो मैं कहती हूँ बदनसीब है वो इंसान, वो बाप स्पेशली, जो बच्चों के सर से अपना साया उठा लेता है। मेरे बच्चों को आज वो भले जिंदा है, लेकिन मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए हो ना हो, मेरे बच्चों के लिए मेरे बच्चे यतीम हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद है, किसी तारफ़ की मुताबिक नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों और नेमतों से नवाजा है। मेरे शोबे से ही वाबस्ता है, जिस शोबे से मैं हूँ उसी से है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारफ़ की मुताबिक नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों और इज़्ज़तों से नवाजा है। मीडिया के साथ रिलेटेड है, नेशनल टीवी के साथ भी रिलेटेड है, इनके साथ काम कर रही हैं। अपना भी चैनल है और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अलावा बाकी शहरों का भी मुवाजना किया जाए, बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काम कर रही हैं। और कुछ काम वो ये भी करते हैं जिनमें ये होता है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत से काम ऐसे कर रही हैं कि जिनका अगर मैं बताना शुरू करूं तो प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि मुख्तसर यही बताता चाहूँ कि सहाफ़त के साथ रिलेटेड है, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। एंकर पर्सन है डॉक्टर मुक़द्दस मलक अवान साहबा, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बेहद आपका मशकूर हूँ, आपने अपने बिजी टाइम में से मुझे टाइम दिया, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके ARP न्यूज़ का भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने भी अपने इस स्टूडियो में मुझे मदऊ किया और बोलने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जी जी। शोबे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा थे, मेडिकल से भी रिलेटेड रही आप, तो ये सहाफ़त को चूज करने के पीछे क्या वजूहात है? कौन सी बातें इसमें ऐसी देखी जी जी। या कोई ऐसी शख्सियत देखी जिससे मुतासर होगी, इसकी तरफ रगबत होगी? इस बारे में ना मुख्तसर सा हमारे नाजरीन को बताएं। जी बिल्कुल, शोबे काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जब मैं कराची थी, आगा खान हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रही थी, तो इसी ड्यूरेशन में हम न्यूज़ पर एक प्रोग्राम हुआ फैसल कुरैशी के साथ ना, तो एज ए डॉक्टर मैं वहाँ गई। अच्छा। तो जब मुझे बोलने का मौका मिला तो काफ़ी जो लोग थे वहाँ, उन्होंने कहा कि मैडम आप मीडिया में क्यों नहीं आती? अच्छा। अक्सर लोग जो हैं वो डॉक्टर भी हैं और मीडिया में भी हैं, हाँ, तो आप मीडिया में आए। तो मैंने उनसे ये कहा कि मतलब देखें ये एक अलग थलग फील्ड है, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे हस्बैंड मुबशर
उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसमें और मुझे कहा कि नहीं हम इसको शुरू करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें मीडिया में काम करते थे। अच्छा, आपसे पहले वो काम करते थे ठीक। और फैशन डिजाइनिंग का जो वो एक था मतलब वहाँ जुनैद जमशेद के साथ ना अटैच थे। अच्छा। उसमें मतलब ये समझ लें कि जितने भी डिजाइनर के क्लॉथ्स हैं उनकी कमर्शियल करना, कमर्शलाइजेशन करना, ये सारी चीजें ये करते थे। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली फिर मैं इस फील्ड का हिस्सा बन गई, ना चाहते हुए भी, बिकॉज मुझे इतना नहीं था क्रेज, लेकिन जब लोगों ने वो कहा तो बिकॉज ऑफ दैट मैं इसका पार्ट बन गई। अच्छा, उसके बाद डॉक्टरी के साथ रिलेटेड रही या उसको खैर बात कहा दी? नहीं, जब तक कराची रही तब तक तो रिलेटेड रही। जब यहाँ आई हूँ तो अभी मैंने अपना सेटअप जो है वो कुछ माह पहले जो है उसका आगाज किया दोबारा से। अच्छा। बीच में ये हो गया था कि फिर जब हमने स्टार्ट लिया तो फिर काफी विजिट रहे, पूरे पंजाब की ऑलमोस्ट विजिट रहे, तो काफी डिफिकल्ट था मेरे लिए टाइम निकालना। तो आप माशाल्लाह से खुद बिजनेसमैन भी हैं और सहाफत में भी हैं, तो जानते हैं कैसे मैनेज होता है, तो मैनेज करना मुश्किल था। अच्छा। जी। अब आ जाए कि कोई भी फील्ड होता है, पहले कुछ अर्सा सीखने में लग जाता है या उसकी एडजस्टमेंट करने में, उसकी नेगेटिव पॉजिटिव समझने में, फिर एक वक्त आता है कि आप एक प्रॉपर रेगुलर उस शोबे को ज्वाइन कर लेती। और सहाफत को रेगुलर ज्वाइन किए हुए कितना अर्सा हो गया, एक ये बताना है, और उसके अलावा ये भी बताना है कि किन किन अदारों के साथ अब तक काम कर चुकी हैं या अब कर रही हैं, इस बारे में भी कुछ बताना है आपने, ये बताइएगा। बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन किया जी आपने शोबाजात। इसमें सिलेक्शन करना इट्स हाईली डिफिकल्ट फॉर मी स्पेशली, लेकिन मुख्तलिफ अदारों का विजिट रहा। कोई नूर से मैंने आगाज किया, स्टार एशिया न्यूज़ की मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रही गुजरात से ही, और वॉइस न्यूज़ जो है नेशनल चैनल मलिक हसनैन साहब का, उसकी मैं डिवीजन इंचार्ज हूँ और स्टिल अभी भी हूँ। और स्पेशल टीवी है, नेशनल चैनल है, जमात इस्लामी की जो अमीरुल अजीम साहब हैं वो इसके ऑनर हैं। तो मेरा गेटअप उनको बड़ा पसंद है, अल्लाह पाक का लाख एहसान है कि वो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं और मैं खुद बड़ी उनकी इज्जत करती हूँ। तो उन्होंने मुझे एंकर का डेजिग्नेशन दिया, ओहदा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं स्पेशल टीवी की एंकर हूँ। मैं मुख्तलिफ आपकी वीडियो वगैरह देखता हूँ जी। और ये कैसे माइंड बन गया स्टूडियो में काम करूँ, या ज्यादा आप जो प्रोग्राम करती हैं आउटडोर करती हैं, तो ये चूज खुद की है या अदारों की डिमांड थी, या क्या इसके पीछे राज़ो नियाज़? नहीं जी, अदारों ने मुझे कहा कि आप कोई सजेशन देना चाहें, ठीक है, तो हर एक जर्नलिस्ट ने अपनी अपनी सजेशन दी। जब मीटिंग हुई, मेरी सजेशन ये थी कि बड़े लोगों को सब दिखाते हैं, आप इस बात से इत्तेफाक करते होंगे, ठीक है, और रियल मीनिंग में जो हीरो हैं वो विल्जर्स हैं। इसमें कोई शक वाली डॉक्टर साहब, आप वेलफेयर पे देख लें, विल्जर्स काम कर रहे हैं, गाँव संवार दिया उन्होंने, लोगों को एक अच्छा रहन सहन दे दिया। बिजनेस के एतबार से देखें तो एक कलीदी किरदार उन्होंने निभा दिया है, ठीक है। और जब मैंने देखा, मैंने एक पॉजिटिव सा चेंज देखा, मैंने कहा ये वो हमारे रियल हीरोज हैं जिनको हम मिस करते हैं। सो ये मेरा अपना डिसीजन था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस डिसीजन को चैनल वालों ने रिस्पेक्ट दी, और मैं शाहिद सदीक साहब की बड़ी मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हम मैडम आपके साथ हैं। मलिक अज़हर साहब की मैं बड़ी मशकूर हूँ, स्पेशल टीवी के वो मैनेजर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम यू शुड कैरी ऑन, आप कुछ भी करें, यू ऑल इन ऑल हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी सजेशन थी। मैंने अरशद चौधरी साहब कहा कि ये रियल हीरोज को दिखाएं। मिनिस्टर्स को तो सब दिखाते हैं, इंटरनेशनल सतह पर भी दिखाया जाता है, इधर भी दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं उनके मिसहैप हों तब भी दिखाया जाता है, पॉलिटिकल अफेयर्स की वजह से भी दिखाया जाता है। तो काफ़ी जो गाँव में रहने वाले लोग हैं जो वाकई बड़े इनोसेंट हैं, जिनके पीछे स्टोरीज हैं, जो ग्रास रूट लेवल से मेहनत करते हैं, जिनकी वर्थ होती है, उनको मैंने दिखाने का आगाज किया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आजाज मुझे हासिल है कि पूरे पंजाब में ये आजाज सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, आज से 10 साल पहले। सहाफत यही ओढ़ना बचोना है या इसके अलावा कोई साइड बिजनेस भी करती हैं या कोई काम करती हैं, ये भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, कभी भी सहाफत को ओढ़ना बचोना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप पे अच्छा बुरा वक्त आ जाता है, जिंदगी और सरवाइव करना इसमें सहाफत में आजकल इट्स हाईली डिफिकल्ट, बहुत है, ठीक है। क्योंकि एक तो बेहतर से बेहतरीन की तरफ लोग जा रहे हैं, दूसरा ये कि सोशल मीडिया के दौर ने जो है काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं। अब लोगों के अंदर वो तगदो नहीं रही, हर बंदा जो है वो समझ लें कि इस वक्त स्क्रीन का हिस्सा है। सो इट्स हाईली डिफिकल्ट। सो साइड बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी है, मेरा मेडिकल स्टोर है।
अच्छा अच्छा जी, जी। अच्छा। आजकल सोशल मीडिया के आने की वजह से सहाफत पर क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, इस बारे में ना थोड़ा सा बताइएगा। अर्शद चौधरी साहब, सोशल मीडिया जो है वो 2 एंगल से है। एक बहुत पॉजिटिव है हाँ। और सेकंड इज नेगेटिव। हाँ नहीं। सोशल मीडिया जो है उससे अजहार राय का मौका मिला लोगों को। मैं समझती हूँ कि अगर पॉजिटिव एंगल से देखा जाए तो हर बंदा अपनी ओपिनियन देने हाँ बिल्कुल दे बिल्कुल, सकता है, दे सकता है। कोई किसी का मोहताज नहीं, और बड़ा क्लियरली वो अपने आप को या बाकी मामलात को डिफेंड कर सकता है। सोशल मीडिया ही है सर कि जिसकी वजह से जितने भी नाखुशगवार इंसिडेंट्स होते हैं फौरन से रिपोर्ट हो जाते हैं, और मैं समझती हूँ कि कुछ ही घंटों के अंदर डीपीओ डीसी ये वो सब ऐसे मतलब एक्टिव हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया के आने से बहुत अच्छी तब्दीली आई है लाइफ में। लेकिन अगर नेगेटिविटी देखी जाए तो कुछ नेगेटिव मवाद अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे ही हम जैसे ही कुछ लोग कुछ वो है, करते हमारे, हैं, हमारे शोबे में है जो नशर करते हैं, और मैं समझती हूँ कि कभी भी किसी की इज्जत को पमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि आपके अमाल पर सिर्फ रब को हक है कि वो आपको बताए कि राइट पे क्या है और रॉन्ग क्या है, और वही आपको पनिश देने का जो है वो रखता है, क्योंकि वो रब है, परवरदिगार है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो चीजें हैं ये सोशल मीडिया पर तब्दीलियां यानी कि काफी आई हैं। हाँ। लेकिन अगर आप इन तब्दीलियों को पॉजिटिव यूज करें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। अक्सर बेशतर सोशल मीडिया पर सहाफत और सहाफियों पर बड़ी तनकीद होती है, इस बारे में क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छा सवाल आपने किया अर्शद चौधरी साहब। सहाफत जिसको कहा जाता है वो किसी भी मुल्क या रियासत का चौथा सतून है। बेशक, हकीकत, ये कोई आम चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सहाफत किसी भी माशरे की पॉजिटिव आईनादार है, लेकिन इसके साथ साथ सहाफत ही वो शोबा है सर जो बताता है कि माशरे में क्या क्या नेगेटिविटी हो रही है, उसको बेनकाब करना, दिखाना भी सहाफत के ज़मरे में आता है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पर अगेन मैं बात करूंगी कि कुछ ऐसी काली भेड़ें भी हैं जो माशरे को मशरती वैल्यूज़ को भूल गई हैं और उन वैल्यूज़ को जो है डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हैं। सहाफत बहुत अच्छा शोबा है, सहाफत को उस तरह बोलने भी नहीं दिया जाता जिस तरह से कि राइट रखता है। थोड़ा है अभी। इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि सहाफ़ी अगर है तो वो सबसे गरीब इंसान है, माशरे का सबसे गरीब इंसान है जो सहाफ़ी है। अगर सहाफ़ी को देखा जाए तो वो किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, अगर वो किसी को अप्रिशिएट करता है तो उसे कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये तो सहाफ़ी है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और अगर वो किसी की लेग पुलिंग कर रहा है या उसको बता रहा है कि तुम क्या हो भाई, हाँ बिल्कुल, तो फिर इस पर उसको आपके सामने रिजल्ट आपके सामने धमकियां भी आती हैं और बहुत ज्यादा बहुत कुछ होता है। मैं बताना नहीं चाहता। ये कुछ हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं यार आपकी मौजें लगी हुई हैं। मैं कहता हूँ कैसे? कहते हैं जिसको मर्जी डांट देते हैं, उससे काम करवाते हैं। मैंने कहा कि आप जो है ना ज़ाहिर ही देखते हैं, अगर आपको बातनी का पता चल जाए तो आप इसके करीब भी ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। सहाफ़ी की लाइफ मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पर हो या इंटायरली मीडिया पर हो, सहाफ़ी जो है वो काफ़ी चैलेंजेस को का सामना करता है। मैं समझती हूँ कि, और उससे भी बड़ी बात सर, आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं बताते चलूँ, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं चाहती हूँ कि मुझसे से बात करूँ। जितने भी अदारे हैं, जितने भी नेशनल चैनल हैं, सारे इतना जो बिजनेस कलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? सहाफ़ी को क्या दे रहे हैं? क्या आप अपना नाम यूज कर रहे हैं? आप तो बड़े शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ शहरों, कराची बैठकर आप न्यूज सबमिट करते हैं, लेकिन जो कलेक्ट कर रहा होता है, जो फेस कर रहा होता है, जिसको चैलेंजेस दरपेश हैं, इट्स अ हाईली डिफिकल्ट टू प्रमोट हिम। कितना मुश्किल से वो जाके न्यूज सबमिट करता है, जाता है, लेकर आता है, और फिर आपको मंथली वो दे, बिजनेस भी दे। काफी चैनल्स जो है उन्होंने डिमांड्स रखी हुई हैं, 5,000 दें जी महीने का, 10,000 दें, 20,000 दें, सालाना जो है लाखों का दें। ये बात आपने बड़ी गहरी की है कि काम सहाफ़ी करता है सर, काम जो करता है उसको उसकी पेमेंट नहीं मिलती और उसकी जान को भी 24 घंटे खतरा है। और जो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, बैठे हैं एसी में, बैठे हैं रूमों में, ऑफिस में बैठे हैं, देखिए वो सारा ये ज्यादती है। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, बल्कि इसके लिए मैंने जो मुर्तज़ा सुलंगी साहब थे, साबिक वफाकी वजीर थे इंफॉर्मेशन के, मैं उनसे मिली भी हूँ, मैंने उनसे बात भी की है, पीटीवी न्यूज़ पर हमारी उनसे मुलाकात हुई, और मैंने स्पेशली इस बात को मैंने उनके आगे भी रखा। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन अमर्ज किया, आज से पहले कभी किसी जर्नलिस्ट ने ये बात नहीं की। मैंने कहा की भी हो तो सर आपने कौन सा किसी को रिस्पांस दिया है, तो कम से कम अभी आप वजीर हैं तो कुछ ऐसा कर जाएं जो सहाफ़ियों के लिए बेहतर हो। लेकिन ये हकीकत है हमारे लिए, ना तो कोई तहफ़्फ़ुज़ है सर।
फिर ये भी कहा जाता है, मैं अगेन मैं आपकी बात ड्रॉप कर रही हूँ, ये भी कहा जाता है कि सहाफ़ी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ। तो भाई जिस शोबों में बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, जो बड़े बड़े लोग जॉब कर रहे हैं, कितने हाईली क्वालिफाइड हैं, वो भी तो मोस्टली ऐसे ही हैं जिनके बारे में सिफारिशें की गई हैं। राइट वाला तो हमेशा पीछे रह जाता है बेचारा, आगे कौन जाता है? आप भी जानते हैं हमारे सिस्टम क्या है। सहाफियों में ना एक किस्म डेरा सिस्टम भी है। कुछ सहाफी तो वो रूल रेगुलेशन की कर रहे हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। कुछ सहाफी ऐसे भी हैं जिन्होंने बस एक दो डेरा रखा हुआ है, या उनके पास सिर्फ कार्ड है, जो भी नया मैंने MP आ गया उसके साथ रहे, जितनी देर 4-5 साल उसने काम किया तो वेल एंड गुड, उसके बाद ये है कि कार्ड चल रहा है। तो क्या आप समझती हैं कि ये डेरा सिस्टम की जो सहाफत है, क्या ये भी सहाफत है आपकी नजर में? इनके बारे में कुछ बताइए। ये भी आपने अच्छा सवाल किया अरशद चौधरी साहब। अगर सहाफी, आज का जो सहाफी है, अगर वो, चले मैं एक ही ले लेती हूँ, अगर हम फूड अथॉरिटी पर लिख देते हैं, ठीक है, मैं एक बात कर रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ, फूड अथॉरिटी क्या कर रही है? आपके पास नाकस दूध आ रहा है, हाँ बिल्कुल, आपके पास नाकस पानी आ रहा है, आपके पास हर चीज में अडल्ट्रेशन है। फूड अथॉरिटी क्या कर रही है? अगर एक सहाफी मेरे जैसा, आप जैसा उसके ऊपर लिख देता है, क्या होगा हमारे साथ? जानते हैं, हकीकत पता है ना हमें। फिर बेचारा सहाफी डेरों की सहाफत नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मैं नहीं चाहती कि कभी भी सहाफी जो है वो सहाफत के रूल्स रेगुलेशन भूल कर किसी भी डेरे पर जाके तो एक चपरासी की तरह अपनी खिदमत पेश करे। ये जरूरी नहीं है, ये सहाफत नहीं है। लेकिन अपनी लाइफ को आगे प्रमोट करने के लिए, अपने बच्चों के रोजी रोटी को चलाने के लिए ऑब्वियसली उसे कुछ करना पड़ता है। तो दोनों एंगल से, एक एंगल से मैं इसको डिसलाइक करती हूँ कि ये सहाफी के शान के अगेंस्ट है। कभी भी किसी भी जर्नलिस्ट को जाना नहीं चाहिए, और जो परफेक्ट जर्नलिस्ट है वो डेरों की सहाफत करता भी नहीं किसी एक चौधरी के साथ अटैच हो जाए, उसके लिए सब इक्वल है। डॉक्टर साहब, बात ये है कि रूल भी तो यही बनता है ना। जी जी। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आपने डेरे से बैठ के चापलूसी करनी है तो मेरा ख्याल है उस सहाफी को सहाफत करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। सहाफत तो ये कहती नहीं है। आपकी नजर में जो हुकूमत पाकिस्तान है, जी जी, सहाफियों के जो जायज तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या वो फराहम कर रही है या नहीं? इस बारे में कुछ बताइएगा। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछा। मैं वैसे करने से पहले सोच भी रहा था, लेकिन मैंने एज ए सीनियर आपसे कहा कि आप कोई ना कोई इसमें सलूशन या उसका कोई पॉजिटिव बात बताएंगे। सर, हुकूमत पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, बोलूंगी मैं सच, मौत जिंदगी अल्लाह पाक के हाथ में। जी जी बिल्कुल। हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ नेशनल सतह पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद को प्रोवाइड करती, क्योंकि इस्लामाबाद आपको पता है जिस तरह से हमारा दार हुकूमत है, सो उन्हें उनको तमाम कवरेज की, तमाम सहूलियात की वहाँ ज़रूरत होती है। सिर्फ उन्हीं सहाफ़ियों को जर्नलिस्ट समझा जाता है और उन्हीं को ही प्रोवाइड किया जाता है। आपने देखा पिछले दिनों में कितनी बड़ी एक मतलब लंबी फहरिस्त और करोड़ों का बिजनेस जो है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद ने किया, किस सतह पर किया? इन्हीं लोगों ने प्रोवाइड किया। प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो ये चीजें हैं, ये लोग सिर्फ नेशनल प्रेस क्लब तक ही महदूद हैं। हालांकि डॉक्टर साहब आपकी बात में काट रहा हूँ। जी जी। अगर रूल पे जाया जाए, वो तो उधर सिर्फ इस्लामाबाद तक है आपका। जी जी। जितना आपको मवाद या जो आपको अच्छी न्यूज मिलती है, मेरा ख्याल है वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाती है। बिल्कुल। आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी, आपका कोई भी अदारा है, उसका जो नुमाइंदा है वो ऐसी ऐसी न्यूज देता है, ठीक है। तो लेकिन बात वही कि प्रमोट जो है वो उधर तक एक ही जगह को प्रमोट किया जाता है। ये माशरे में हुकूमत की बहुत बड़ी ज्यादती है कि अपने ही फायदे के लिए करोड़ों के इश्तहारात दे देना, अपने ही फायदे के लिए चीजों को लेकर चलना, ये हुकूमत की ज्यादती है। हुकूमत कोई भी है, सहाफियों के लिए उसने कुछ नहीं किया, हकीकत है। अगर कोई बंदा रूल रेगुलेशन की सहाफत करना चाहता है, उसे कौन कौन सी ऐसी चीजें अपनानी चाहिए जिसमें उसकी रिस्पेक्ट भी बरकरार रहे और ये है कि सिस्टम भी चलता रहे? अच्छा सर, सबसे पहली बात तो ये है कि सहाफत अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन देखा जाए तो सहाफी पढ़ा लिखा होना चाहिए। पहली बात तालीम याफ्ता होना चाहिए। ठीक है। उसको खबर लिखने का बिल्कुल प्रॉपर तरीका आना चाहिए, जिसको हमें पता नहीं है। हमें अक्सर हमने चैनल्स पे देखा ओसी और वीओ का पता नहीं है, और वैसे हम जर्नलिस्ट हैं माजरत के साथ। किसी भी जर्नलिस्ट की दिल आजारी करना मेरा मकसद नहीं है। नहीं, जब आपको पता नहीं है कि ओसी क्या चीज है,
वीओ क्या चीज है, हाँ। आपका एज लाइव करना है, कहाँ से लेकर कितने स्टार्टिंग पॉइंट पर आपने बात करनी है, तो आप किस किस्म के सहाफी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये रूल्स रेगुलेशन में अगर देखा जाए तो सहाफी का काम है किसी भी जगह पर जाकर बुराई को इंडिकेट करना, निशानदही करना, उस पर खुद से ही तासरात देना या खुद ही उस पे बन जाना कि मैं ही हाँ, सारा कुछ मैं वो ही। नहीं। आपका काम है एज ए जर्नलिस्ट कि आप कहीं कुछ गलत है अदारे को रिपोर्ट करें। अदारा पॉजिटिव काम नहीं कर रहा तो फिर आपका राइट बनता है। सबसे पहला आपका राइट है अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन एक जर्नलिस्ट का कि अगर आप कहीं गलत देख रहे हैं आप उसको इंडिकेट करें, आप मतलब का अदारे को रिपोर्ट करें। अगर आप डीसी को रिपोर्ट करना चाहते हैं डीसी को करें, डीपीओ को करना चाहते हैं डीपीओ को करें। अगर आपके रिपोर्ट करने पर भी अदारा उसको सीरियस नहीं ले रहा तो फिर आपका हक है कि आप उस अदारे के अगेंस्ट बात करें। ठीक हो गया, ये रूल्स रेगुलेशन है सर। रूल रेगुलेशन होने चाहिए। आपकी नजर में जो हुकूमत ने पीका एक्ट लगाया है, जी जी, क्या ये हुकूमत का दुरुस्त इकदाम है? इस बारे में कुछ बताइएगा। मेरी नज़र में पीका एक्ट लगाकर सर सहाफ़ी की आवाज़ को बंद किया गया है। कुछ तो पहले ही था ना, पहले बेचारे कौन सा बोलते हैं पहले तो बोलने ही नहीं दिया जाता ना। हकीकत ये है कि सर हम बोल सकते ही नहीं हैं, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं, अगर हम चुप रहते हैं तो अवाम जीने नहीं देती, बोलते हैं तो बाकी लोग जीने नहीं देते। ये जो आपने अवाम की बात जी, की है, अवाम नहीं जीने देती, ये कंफर्म है। ऐसा होता है जी जी, दो सबब है। कोई न्यूज़ ऐसी मिस हो जाए, देखें अदारे के पास न्यूज़ आती है या साफ़ी लेके आते तो उसकी कोशिश होती है अगर मैं अच्छी न्यूज़ लगाऊंगा तो मेरा नाम होगा, वैल्यू होगा, अदारा भी खुश होगा। कई दफ़ा मिस्टेक भी हो जाती है, पड़ोस में हुई है, हमें खबर भी नहीं होती, तो बड़े आराम से कह देते हैं वो तू साफ़ी कहाँ है, गुआंढ तेरे चोरी होगी, तेनू पता ही नहीं। देखे हो भी जाता है। जी जी, सिस्टम भी है। पीका एक्ट लगाने का मकसद बेसिकली सर ये उन लोगों के लिए लगाया गया था कि जो बोलते हैं। पीका एक्ट कभी भी किसी ऐसे जर्नलिस्ट के लिए नहीं है जो सिर्फ मदारीगर की तरह काम करता है। बिल्कुल। वो उन जर्नलिस्ट के लिए मसला है जो राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहने वाले। सो पीका एक्ट पर एक बोलने वाले सहाफी के लिए बहुत बड़ा ये मैं समझती हूँ कि इसका लगाना जो है वो अगर सोशल मीडिया की हद तक हो, अगर हो तो फिर तो ठीक है, चलें सोशल मीडिया पर आकर कुछ नेगेटिविटी वाले मटेरियल ना पोस्ट करें तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी बोलने वाले जर्नलिस्ट को वो करें, जैसे कि उसकी मिसालें मैं अब नहीं दूंगी, आपको पता ही है क्या क्या हुआ, तो पीका एक्ट दुरुस्त नहीं हुआ, सहाफी की आवाज को बंद किया। पिछले दिनों ना हाजी अब्दुल रऊफ साहब है, जी जी, खारिया प्रेस क्लब के सदर, जी जी, उन्होंने ना एक प्रेस क्लबों का इत्तेहाद किया, आप भी उस इत्तेहाद में शामिल थे। आप इस बारे में क्या कहेंगी कि ये हाजी अब्दुल रऊफ साहब जो खारिया प्रेस क्लब के सदर हैं, ये उन्होंने ठीक किया है या आप इस बारे में क्या कहती हैं, या आप एज ए जर्नलिस्ट आपकी क्या सोच है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। हाजी रऊफ साहब मैं समझती हूँ कि ग्रुप लीडर हैं इस सेंस में। अल्लाह पाक ने उनसे वो काम लिया है जो आम जर्नलिस्ट को नसीब नहीं होता। मेरा ख्याल है ये गुजरात की हिस्ट्री, बल्कि डिवीजन की हिस्ट्री में भी, पाकिस्तान की कह लें हिस्ट्री में, कह लें क्योंकि देखिए ये अलमिया है सर, अलमिया है। शाज़ो नादर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ चंद सिटीज होंगे शायद जहाँ मुत्हिद होंगे लोग, यूनिटी होगी, ठीक है। यूनिटी अगर किसी डिपार्टमेंट में देखी जाए तो वो लायर्स में है। बस एक अदारा पाकिस्तान का ऐसा है जिसमें यूनिटी है, बाकी सारे अदारे जो हैं वो आपस में इत्तेहाद नहीं रखते। तो गुजरात की तारीख में सर पहली दफा हमारा तो सहाफियों का कभी यूनिटी हुई नहीं, तो हाजी रऊफ से अल्लाह पाक ने ये काम करवाना बहुत खूबसूरत सा काम लिया है और मैं इसको बड़े पॉजिटिव एंगल से देखती हूँ। जब बात यूनिटी की आए तो एक जगह पर, एक सतह पर, एक ही प्रेस क्लब के नीचे, एक छत के नीचे तमाम जर्नलिस्ट का इकट्ठा होना, मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। एक जो सहाफी है, जी जी, वैसे तो हमारी इसी सहाफत पे ही बातें हो रही है, उसका अगर रूल के मुताबिक जाया जाए, मुआशरे पर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। बहुत अच्छी बात आपने की जी सर, बिल्कुल होती हैं माशरे की। सबसे देखें, माशरे में कुछ भी अच्छा है उसको अप्रिशिएट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सहाफ़ी की। माशरे की पॉजिटिव आइनादारी करना सहाफ़ी की ड्यूटी है। कहीं कोई गलत हो रहा है उसको फौरी से रिपोर्ट करना सहाफ़ी की जिम्मेदारियों में आता है। कहीं कुछ किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, सबसे पहली बात मैं समझती हूँ कि इंसाफ दिलाने में आप जितना कलीदी किरदार निभा सकते हैं करें, क्योंकि वो कौमें गर्क हो जाती है जब इंसाफ नहीं होता। आपने देखा हम अकॉर्डिंग टू लॉ 136वें नंबर को भी क्रॉस कर गए हुए हैं, ठीक है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर पे हम इतने पीछे हैं
तो कम से कम एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चौथे या पांचवें नंबर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है कि हम इंसाफ करें माशरे के साथ। जहाँ कुछ गलत है, जहाँ कोई ज्यादती हो रही है, जहाँ किसी की हक तलफी हो रही है, उसको बेनकाब करें और उसको पॉजिटिव वे में दिखाएं। लेकिन आज आकर बात आ जाती है अदारों में रिपोर्ट करने की, सबसे पहली ड्यूटी है वहाँ रिपोर्ट करना। अगर वहाँ से कुछ आ नहीं रहा तो फिर आप अपना रूल यूज कर सकते हैं। APNA, आप इसकी मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं। जी जी। बहुत कम अरसे में इतनी अच्छी पोस्ट मिलना जी जी। रेगुलर करती आ रही है, इसके पीछे क्या राज़ो नियाज़ हैं? वो कौन से ऐसे आप काम कर रही है कि एकदम से इतना बड़ी पोस्ट मिल गई और अदारा मिल गया? इस बारे में भी कुछ बताइएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। असल में सर APNA जो है ये ऑल पाकिस्तान प्रोफेशनल न्यूज़ पर्सन अलायंस है, जो प्रोफेशनल है। ठीक है। इसमें मियां गफ़ार साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं हमारे, और बहुत मंजे हुए सहाफ़ी हैं, और चैनल 5 और बहुत से मुख्तलिफ चैनलों से मुंसलिक हैं। उसके बाद अगर मैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब की बात करूं तो वो हम न्यूज़ के एंकर हैं। अच्छा। जी जी, वो इसके साथ हैं। और मेरे साथ जो सदर हैं खातून, वो PTV की एंकर हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा हमारा गुलदस्ता है। शाहिद सदीक साहब हैं, वो इसमें एडिशनल सेक्रेटरी का रोल अदा कर रहे हैं। राना नियाज अली साहब हैं जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि इतने सीनियर एंकर्स ने, मुजम्मिल सोहरवर्दी ने, मैं इसीलिए मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुझे आज भी अल्फाज याद हैं कि इलेक्शन हुआ, तकर्री हुई, तो जब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने पूछा, वो मेहमान थे, चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने पूछा कि मतलब ये सहाफ़ियों की ऐसी जमात है, कुछ नए चेहरे नजर आ रहे हैं। हाँ। उन्होंने पूछा ये भी क्या है, और साथ मैं जो हैरान हूँ कि लेडीज, हाँ बिल्कुल, तो एक सदर बनाया जिस तरह। हाँ बिल्कुल, एनी बाजवा जो है वो सदर है, PTV न्यूज़ की एंकर है, देख लेना, ठीक है। और मैं उनकी खवातीन विंग की जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा, तो उन्होंने बड़े खूबसूरती से मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने कहा कि ये जो मुकद्दस मलिक बैठी है ना, अच्छा, ये गुजरात में अपना शो करती है और ये किसी आसमा शिराजी या गरीदा फरूकी से कम नहीं है। तो इतने सीनियर एंकर के मेरे लिए अल्फाज यकीन सच में ये अल्लाह बड़े आनंद की बात है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। थोड़ा सा आते हैं जाती लाइफ की तरफ। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर मुकद्दस मलिक अगर जर्नलिस्ट ना होती तो कुछ सेकंड ऑप्शन भी था, इस बारे में कुछ पता? डॉक्टर मुकद्दस मलिक अगर जर्नलिस्ट ना होती तो सिर्फ डॉक्टर होती। अच्छा ठीक है। अज़दवाजी जिंदगी की, जिस तरह से आपने जाती जिंदगी की बात की, तो हर चीज हर इंसान को परफेक्ट नहीं मिलती। देखिए ये तो अल्लाह ताला की ज़ात का एक निज़ाम मेरा और मेरी और अरशद चौधरी साहब बशर की जो लाइफ है, हम बड़ा आइडियल कपल माना जाते थे। हम जाते थे हर जगह, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गए, हम बड़े आइडियल तरीके से रहते थे। लेकिन कुछ लोगों में होता है कि हम अपनी लाइफ को एक लिमिट तक ना रखें, आगे बढ़ाएं। सो उन्होंने रिसेंटली शादी की है। अच्छा। हाँ, रिसेंटली शादी की है उन्होंने, और अपने से तकरीबन 16-17 साल की वो लड़की है जिसके साथ शादी हुई है उनकी, मेरे हस्बैंड की। तो ये उनका अपना डिसीजन है। देखें, अल्लाह पाक अगर आपको लाइफ में बहुत कुछ देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। आप बात कर रही हैं ना, एक बात मैं आपको बता दूं, एज ए मुसलमान हमारा ईमान है। जी जी। अगर हम उसको माने या ना माने तो ये हमारी अपनी है ज़ाती। अल्लाह ताला जो है ना, वो आपके साथ जो कुछ करता है ना, जी जी, उसमें हिकमत है, बेशक हिकमत है। वो कहता है कि जो तू मांग रहा है ना, तू कह रहा है अभी दे दे, बिल्कुल, वो तेरी जो सोच या जो तू मांग रहा है ना, वो इतना मांग रहा है। सही बात है। मैंने जब देना है ना, उसका थोड़ा टाइम है। हाँ, तो मैं जब मैं जी बेशक, अगर हम लोग ये चीजें सोच ले, ठीक है ना, इतना अरसा इकट्ठे रहे, हाँ, काम किया, सारा कुछ किया, ठीक है, और क्या हुआ लास्ट पे कि एक वक्त आया अलग होगी। एक सोचने की बात, डाइवोर्स नहीं हुई मुझे वैसे, हाँ मतलब, लेकिन हाँ उन्होंने राह जुदा कर ली मुझसे। मे बी मैं समझती हूँ जो सब कुछ लोगों का ये कहना है कि मैडम आप फील्ड को टाइम देते देते शायद हस्बैंड को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक परफेक्ट वाइफ थी हूँ, और मैंने अपने शोहर की खुशी के लिए वो सारे काम किए जो मुझे एज ए वाइफ करने चाहिए थे। उन्होंने मेरे बाद 2 शादियां की है, मैंने कभी इनकार नहीं किया, कभी उन्हें बुरा नहीं कहा, कभी गलत नहीं कहा। अच्छा। मेरे साथ मेरी मौजूदगी में मेरी ही पेशेंट के साथ उन्होंने शादी की थी, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो शादी अनफॉर्चुनेटली उनकी चली 3 माह,
तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। देखिए, वो तो वो उनके अपने जाती थे, उन्होंने तो शौक पूरा कर लिया, शौक पूरा किया। और अच्छा, एक चीज का मुझे प्राउड है एम्बेसडर पे एज ए वाइफ, जब उन्होंने सिलेक्शन की कराची में लड़की की, तो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि मुझे खुशी हुई कि मेरे शोहर ने अगर कोई बंदा सिलेक्ट किया तो एक परफेक्ट लड़की, इतनी टॉलेस्ट, इतनी खूबसूरत, इतनी यंग। और अब का जो उनका इंतखाब है उस पे मुझे बहुत दुख है। शादी करना जुर्म नहीं है, अल्लाह पाक ने मर्द को इजाजत दी है, लेकिन अगर वो अपने घर को, अपनी फैमिली को मैनेज कर सके, अगर वो मैनेज ना कर सके तो सर उससे बड़ा गुनाहगार दुनिया का कोई इंसान, क्योंकि सबसे पहले आपका जो राइट है वो आपकी बीवी और बच्चों का है, देन किसी और चीज का है। अगर आप अपनी फर्स्ट वाइफ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते और आप सेकंड ऑप्शन पर जाते हैं, हाँ बिल्कुल, तो अगर सेकंड करना है, इस्लाम में जायज़ है, उसमें कोई शक नहीं है, आप करें, लेकिन पहली बीवी को भी तहफ़्फ़ुज़ दें, दूसरी को भी दें। इस्लाम इस चीज को कहता है कि अगर आप बैलेंस कर सकें तो फिर करें, अगर बैलेंस नहीं कर सकते तो कतई तौर पर ना करें। लेकिन ना, जो आप बात कर रही हैं, जी जी, अगर हमारे असहाबा कराम पे चले जाए, हाँ, पैगंबरों पे चले जाए, जी जी, तो 2-2, 3-3, या अगर दुनियादारी के हवाले से भी चले जाए तो हमारा बड़ा मशहूर है यार, ये शेख लोग जो हैं यार भी 4-4, 5-5, 6 शादी करना कोई बात नहीं, लेकिन जो बैलेंस लाइफ आपने बात की है ना, बैलेंस जो है, हाँ, वो जरूरी है। क्या ख्याल है? माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा और एक बेटी है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। क्या करते हैं? मेरा बेटा 10th का स्टूडेंट है, 13 साल का है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत छोटा सा था तो मैं उसे स्कूल भेज देती थी, 2 इयर्स का था तो मैंने स्कूल गोइंग कर दिया उसको। आज 13 साल का, तो माशाल्लाह से वो 10th का स्टूडेंट है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और बेटी मेरी 4.5 साल की है और KG 1 में है। KG 1। तो इन फ्यूचर है माइंड बेटी या बेटे में से कोई इस शोबे की तरफ आए, या उनको फ्री हैंड है जहाँ? नहीं, मैंने उन्हें फ्री हैंड दिया जी। आपकी अपना माइंड है, स्पेशली मेरे बेटे का, क्योंकि अगर मैं उस पर मुसल्लत कर दूंगी ना कुछ चीजें, हाँ, तो वो उसके माइंड की जितनी भी हैं उसमें हिडन क्वालिटीज वो सामने नहीं आ पाएंगी। सो मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश है, कभी बच्चों को इस तरह नहीं करें कि तुझे यही बनना है, जो मैंने चाहना है तूने वही करना है। नहीं, बच्चे को फ्री हैंड दें, उसको इतने पैसे दें, अगर आप दे सकते हैं तो इतना दें कि कम से कम वो बुराई की तरफ ना जाए। मेरा ये मानना है, आप उसको इतना चीजें प्रोवाइड करें कोशिश करके, ताकि वो नेगेटिव माशरे को फॉलो ना कर सके। जिंदगी में ख्वाहिशें तो बहुत होती है, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक अधूरी है? ख्वाहिशत बहुत है, मैंने वो पहले कहा, कोई एक मेन जो है उसका बता दे। अच्छा, नहीं, ख्वाहिशत वाकई बहुत है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंसान का जो पैमाना है ख्वाहिशात का, वो बढ़ता ही रहता है, और करनी भी चाहिए ख्वाहिशात, क्योंकि पूरी करने वाला अल्लाह पाक है, और वो बहुत बड़ी जात है। वो कहते हैं अगर आपके पास एक गाड़ी है तो दूसरी मांगे, नहीं मांगेंगे तो फिर आपकी नाअहली है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में मेरी लाइफ में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो पूरी नहीं हुई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लकी पर्सन है फिर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के लाख एहसान है। चलें जी, अल्लाह ताला आपके मजीद ख्वाहिशें भी पूरी करे। आमीन। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो बहुत ज्यादा दुखी गुजरा हो, एक दिन ऐसा, या कोई ऐसा लम्हा कि आप सोच रही होंगी कि अल्लाह मियां, इससे बड़ा दुख मेरी लाइफ में और कोई नहीं है, ऐसा कोई लम्हा भी आया है? हाँ बिल्कुल आया है, और वो लम्हा ऐसा था कि आज भी मुझे याद आता है तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह कभी किसी बेटी को वो लम्हा ना दे। मेरे वालिद साहब की डेथ, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मैं अपने ख़ानदान में अकेली लड़की थी जो पढ़ने के लिए ज़िद करती थी, पढ़ने के लिए खाना छोड़ देती थी, भूखी रहती थी। मैं कोई बहुत बड़े अमीर तबके से नहीं थी। मुझे अपना माजी याद है सर कि मैंने कुछ चंद कापियों के साथ और बड़े ही बसीदा यूनिफॉर्म के साथ आगाज़ किया, बड़ी मुश्किल से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया। सो मेरी जिंदगी के रियल हीरो, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो दिन ऐसा था जिसको आज तक जो है। आपको एक बात बताऊं? जी जी। ये अक्सर मैं प्रोग्राम में भी कहता हूँ, जी जी, ये जो बाप होता है ना, इसकी अजीब ही दुनिया होती है। सही बात, इसको कोई समझ ही नहीं सकता, और जब आपको समझ आती है वो मर गया होता है, वो गुजर जाता है, क्योंकि इसने इतनी इसकी ख्वाहिशें होती हैं, वो इज़हार ही नहीं कर सकता, दिल उसका करता है। सही बात है। मैं एक बाप हूँ ना, मैं इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ।
کئی دفعہ دن کو ایسے واقعات ہوتے ہیں بندہ کہتا ہے جا کے یار بیٹی سے بیٹے سے شیئر کروں گا. جب وہ آتا ہے نا تو دیکھتا ہے میرے بچے بڑے خوش ہیں, ان کی اپنی دنیا ہے, صحیح بات, انجوائے کر رہے ہیں. یار میں تو دکھی ہوں, میں ان کو کیوں بتاؤں؟ ہو سکتا ہے میں بتاؤں تو یہ تھوڑا تو باپ کی نا وہ رشتہ ہی ایسا ہے. دنیا اور کا خاص طور پہ واحد انسان ہے جو آپ کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. خاص طور پہ جی جو میں نے نوٹ کیا, بچے تو اگر 5 ہیں آپ کے 10 ہیں سارے آپ کے ہیں نا, بالکل, لیکن جو بیٹی ہوتی ہے نا یار اس سے بڑا ہی پیار ہوتا ہے اس کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری ابیحا یہ مبشر نے شادی کی تقریباً 20-25 دن بہت روئی. اس کو روتا دیکھ کے میں اکثر ٹوٹ جاتی تھی. ٹوٹ جاتا. تو میں کہتی ہوں بد نصیب ہے وہ انسان, وہ باپ اسپیشلی جو بچوں کے سر سے اپنا سایہ اٹھا لیتا ہے. میرے بچوں کو آج وہ بھلے زندہ ہے لیکن میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے, میرے لیے ہو نہ ہو, میرے بچوں کے لیے میرے بچے یتیم ہو گئے. ایک اور چیز ہے, جی جی, آپ ان کو ساری فیسلٹی دے رہی ہیں, الحمدللہ سب کچھ کر رہی ہیں, سب پرووائڈ کرتی ہیں, ان کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہیں. بالکل کر رہی ہیں. آج ڈاکٹر صاحبہ کدھر ہیں جی؟ نارووال پہنچی ہیں. جی بالکل, آج پنڈی ہیں, پنڈی ہیں, بالکل آج لاہور ہے, آج گجرات ہے. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. بچوں کے لیے. بالکل. لیکن آپ ان کے لیے سب کچھ کر سکتی ہیں, سب کچھ دے سکتی ہیں, لیکن باپ کا پیار نہیں, وہ نہیں نہ ہو سکتا. نہیں ہو سکتا, اس کو ماننا چاہیے. بالکل, اور ہے بھی حقیقت ہے. میں کہتی ہوں کہ بس آج اس آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اتنا ضرور کہوں گی کہ دنیا میں ہر وہ انسان گٹھیا پن کا مظاہرہ کرتا ہے جو اپنے بچوں سے سایہ چھین لیتا ہے. اگر بیلنس کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں کر سکتے تو بچوں سے باپ. اب دیکھیں میری ابیحا بہت ویک ہو گئی ہے, ابیر کو بھی ہے بڑا ہے لیکن وہ تھوڑا ہے نا, مرد ہے نا. ہاں, تو وہ ابھی بھی کبھی ویڈیوز بھی دیکھے نا تو ملے پاپا, تو یہ ورڈنگ جو ہے, اور پھر میرے دل سے ایک آ نکلتی ہے بیہا کو دیکھ کے. ویسے نہیں, میں خوش ہوں انہوں نے شادی کی, موو آن کیا انہوں نے لائف میں. میں سچی بات ہے, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان باکس پہ بھی, ویسے بھی پوچھنا چاہتے ہیں, چلیں آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں نے بتا دیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ خوش ہیں یا نہ خوش ہیں؟ الحمدللہ میں خوش ہوں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, جو وہ میرے تھے نہیں تو وہ مجھ سے دور گئے. سیدھی بات ہے, میں ان کی تھی, انہوں نے مجھے کھو دیا, اور یہ حقیقت ہے, انہوں نے مجھے کھو دیا. جو سب اب وقت بیک آ جائے, وہ میرے سامنے آ جائیں, کہیں بھی آ جائیں, لیکن وہ بات نہیں. اور میں کہتا ہوں کہ خواہشیں ہوتی ہیں ہر انسان کے, لیکن کئی دفعہ کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنی فیملی کے لیے, اپنی ریلیٹیو کے لیے وہ قربان کرنی ہے. باپ ہوتا ہی قربانی کا بکرا ہے. میں کہتا ہوں کہ باپ سے بڑا قربانی کا بکرا ہوتا ہی نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں, خواہشیں وہ اپنے بچوں کی خاطر مار, اگر باپ ہو تو. ہاں, اگر باپ ہو تو ٹھیک ہے. جی بالکل. تو کوشش کرنی چاہیے, کمپرومائز, لڑائیاں جھگڑے یہ ہر فیملی کا حصہ ہے. بالکل. دیکھیے آپ کے بھی ہسبینڈ تھے, میری فیملی ہے, اور ہوتا کیا ہے, صبح لڑائی ہوئی ہے, آدھے گھنٹے بعد بندہ کہتا اب ناشتہ دے بھی دو, میں لیٹ ہو رہا ہوں. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ ایک روٹین والی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر یہ بھی نوک جھونک رہا تو میں کہتا ہوں یہ لائف ہی نہیں ہے. عورت کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا نا, تو گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے. عورت کو جب پیدا کیا تو وہ اس پرپز ہی یہ تھا. آپ نے حضرت آدم کا قصہ سنا, زمین پر آئے, نہیں دل لگ رہا تھا, کبھی ادھر گھومے کبھی ادھر گھومے. اللہ پاک نے کہا کہ مطلب چلیں تمہیں ایک ایسا سورس دیتا ہوں کہ تم اپنی لائف کو اچھے سے گزر بسر کرو گے, تمہیں پتہ چلے گا زندگی کیا چیز ہے. تو زندگی کیا چیز ہے یہ عورت کی وجہ سے پتہ چلتا ہے. دنیا کا ہر مرد عورت سے تنگ بھی ہے, اور عورت کے بغیر رہتا بھی نہیں سکتا. یہ حقیقت ہے. اور اس بات کا مجھے دکھ ہے کہ دنیا کا ہر مرد اگر پوچھا جائے تو وہ کہے گا میں اپنی لائف سے تنگ ہوں, بیوی سے تنگ ہوں, لیکن شادیاں وہ ایسے کرتے ہیں شوق سے, 4 کے ان کے پاس میں تو معذرت کے ساتھ شادیاں نہیں. الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے بھی چوتھی کر لی اب. چلے کوئی نہیں. باقی ڈاکٹر صاحب یقین کریں, جی آپ کے آنے سے میری نالج میں بڑا اضافہ ہوا. بہت سی ایسی باتیں جو آپ پہلے معلوم نہیں تھی صحافت کے حوالے سے, دوسری تھوڑا سا فیملی کے بارے میں آپ نے بتایا. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے ہمارے ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھیں گے ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا. اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم دیا,
आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, वेलकम, बहुत शुक्रिया।